मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दोस्तान ग्रामी, उम्मीद वासिक है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो वीडियोस का सिलसिला जारी है और आज का हमारा जो उन्वान है वो है नेज़ाबाजी के बुनियादी असूल। मसलन ये जो किला हम लगाते हैं, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ग्राउंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ग्राउंड के हिस्से कितने होते हैं, पहले हिस्से में क्या करना चाहिए, दूसरे में क्या होना चाहिए, तीसरे में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हजरात ग्रामी, जो फट्टा कहते हैं, जिसे हम फट्टा कहते हैं, फट्टा किला, ये इसकी चौड़ाई का जो इंटरनेशनल नाप है, ये पुराना नाप था 3 इंच इसकी चौड़ाई, 1.25 इंच इसकी मोटाई और 13 इंच इसकी लंबाई हुआ करती थी। 13 इंच में से 4 से 5 इंच जमीन में गढ़ा होता था और 8-9 इंच जमीन से बाहर होता था। बाद में इसकी जो चौड़ाई है वो जरा कम कर दी गई, 2.25 इंच कर दी गई। तो फट्टे की पुराना जो नाप है या उसकी चौड़ाई है वो है 3 इंच। 3 से आप 2.25 भी कर सकते हैं। आजकल तो 2.5 पे गेम आ गई है, उसकी भी एक वजह है, मैं आगे चल के बयान करूंगा कि ये क्यों तंग होता जा रहा है, क्लोज होता जा रहा है। दूसरे नंबर पे आता है आड़ी। आड़ी जिसे कहते हैं, बहुत फट्टे का निस्फ हुआ करता था, यानी 3 इंच फट्टे की चौड़ाई थी तो 1.5 इंच आड़ी की चौड़ाई हुआ करती थी। और तीसरा किला हुआ करता था परताड़ी। पुराने दौर में, यानी 2000 से पहले पहले 90 की दहाई तक तकरीबन ये परताड़ी अलहदा तैयार नहीं की जाती थी। वही जो फट्टा होता था उसी को साइड पे लगा दिया करते थे, यानी इस तरह सीधा होता था तो इस तरह किनारे की तरफ, हाँ, इस तरह यानी किनारे साइड के बल उसे लगाया करते थे। तकरीबन 1.25 इंच उसकी चौड़ाई हुआ करती थी। तो बाद में ये भी बाकायदा इसको भी बनाना शुरू कर दिया मेला वालों ने, मिस्त्रियों ने। तो कुछ इस तरह तरतीब बनी कि 3 इंच फट्टे की चौड़ाई, 1.5 इंच यानी उसका निस्फ आड़ी और फिर उसका निस्फ 1.25 इंच परताड़ी। ये है इसका नाप जो आजकल चल रहा है, ये इंटरनेशनल नाप है। तो आजकल इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं जो मेले वगैरह कराते हैं, तो वो आजकल ठेका करते हैं किले मास्टरों के साथ कि आपने मेले पे किले लगाने और ये मेरा और आपका ठेका फाइनल हो गया। मसलन 5,000, 10,000, 7,000, 8,000 जितना भी हुआ। तो उन्होंने, किले मास्टरों ने इसकी चौड़ाई कम कर दी है ताकि कम से कम किले लगें और हमारी बचत हो। दूसरी बात कि जितने भी किले ग्राउंड में लगाते हैं उसकी किलों वाले कीमत लेते हैं, मुफ्त में नहीं देते। तो ये आपने देखा होगा कि जब सवार दौड़ता है या क्लब दौड़ता है, दौड़कर जब वापस आता है तो जिन लोगों ने किले उठा रखे होते हैं उखाड़ लेते हैं, तो आगे से बेलदार किले लगाने वाले उनसे किले वापस करते हैं, वापस लेते हैं। तो पहली बात तो ये उनके लिए ठीक नहीं है वापस करना, हमारे लिए भी नुकसान है, उनका तो फायदा है क्योंकि वो तो पैसे ले चुके होते हैं उनके, तो वापस करने का कोई जवाज भी नहीं है कि हम उनको किला वापस करें। दूसरी बात, जो नुकसान होता है वही किले जो लगे हुए होते हैं, जिनमें नेजा लगा हुआ होता है, सांग लगी हुई होती है, वो जख्मी होते हैं, वो किले वापस लेते हैं। घर जाकर उसको वो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके लकड़ी का जो बूरा होता है उसमें वो बूरा भर के बराबर कर देते हैं, ऊपर चूना लगा देते हैं। हम देखते हैं तो देखने में वो सही साबित नजर आता है,
वो लगाते हैं, जो ही किसी की सांग नेजा उस पुराने जख्म वाली जगह पे, जहाँ पे किले पे पहले किले में लगी होती है सांग या नेजा, उसमें अगर नेजा या सांग आपकी लगे तो वो किला उखड़ता है और वहीं गिर जाता है। तो 2 नंबर होते हैं, नुकसान होता है। उनका फायदा होता है कि कम से कम किले लगते हैं ग्राउंड में, कम से कम खर्च होते हैं, तो उनकी बचत होती है। तो एक तो मैं दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि आप किले बेलदारों को वापस ना किया करें, घर उठा के ले आया करें, प्रैक्टिस में काम आते हैं, या फेंक दिया करें। दोबारा जो किला हम उनको वापस करते हैं उसका हमें नुकसान होता है, हमारे भाइयों को, खिलाड़ियों को नुकसान होता है। तो ये थी बात जो बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा जहाँ पे किला लगा होता है उससे आगे 11 फुट के फासले पर 2 क्रम पे एक लकीर लगाई जाती है, जो कि क्वालिफिकेशन लाइन है। अगर किला उससे पार जा गिरा या नेज़े के साथ चला गया तो उसके 4 नंबर। अगर उस लकीर जो 11 फुट पे लगी होती है उससे अंदर गिर जाए तो उसके 2 नंबर होते हैं। किलों के बीच में दरमियानी जो फासला, ये हमने आज इसका इस्तेमाल किया है व्हाइट बोर्ड का समझाने के लिए कि कैसे लाइनिंग कैसे होनी चाहिए पट्टी की, और फासला कितना होना चाहिए ताकि इसकी तशरीह हो जाए, इसलिए हमने ये व्हाइट बोर्ड का सहारा लिया है। तो ये है आपका सिरा, जहाँ से आप घूम रहे होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका किला है जहाँ पे किला लगा होता है, और ये होता है अगला पॉइंट तीसरा, जो कि मिलाना बहुत ज़रूरी है। जब ये 3 पॉइंट आप नहीं मिलाएंगे तो आपकी लाइनिंग सही नहीं होगी, आपके किला उठाने के चांसेस कम पड़ जाएंगे। और साथ और बात भी एक है कि मसलन आप झंडी वाला इस किले पे आपको इशारा करता है कि इस किले पे दौड़े, आप यहाँ पे फिर रहे हैं इस जगह पे, या यहाँ पे इस जगह पे फिर रहे हैं, तो आप यहीं से घोड़ा दौड़ा देते हैं, किले को ताक लेते हैं आप, किले पे तो आप पहुंच जाते हैं, लेकिन जो आपकी लाइनिंग होती है वो यहाँ से आप दौड़ेंगे, यहाँ आएंगे तो ये आपकी लाइनिंग बनेगी। जहाँ पे आपने घोड़ा रोकना है वो यहाँ आके रुकेगा। अगर यहाँ से आप दौड़ाएंगे किले पे तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपकी लाइन आउट हो जाएगी। यहाँ से दौड़ाएंगे तो घोड़ा सीधा यूं गुजरेगा, यहाँ पे आपकी रोक बनेगी, जहाँ पे आपने रोकना है एंड पॉइंट बनेगा। तो आपको चाहिए कि ये 3 लाइंस आप मिलाएं। अगर यहाँ पे इशारा कर रहा है तो आपको यहाँ से घोड़ा उठाना चाहिए, ये सेंटर वाला पॉइंट, और ये अगला तीसरा पॉइंट, ये आपको एक सीध में होना चाहिए। इधर से आप उठाएंगे, इधर आपका घोड़ा रुकेगा, ये किले के पास से गुजरेगा। इसमें 80-85% चांसेस हैं आपके किले में उठाने में कामयाबी के। अगर यहाँ से उठाएंगे तो घोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो जो स्पीडर घोड़े या लाइन के पक्के घोड़े होते हैं तो वो जो लाइन पे लगते हैं उससे हटते नहीं, तो आप यहाँ से गुजरेंगे, लोग कहते हैं कि हमारा घोड़ा बाग मार गया या साइड पे हो गया, किले से दूर हट गया। तो ये गलती आपकी है। अगर यहाँ से आप उठाएंगे, यहाँ से आप किले पे आएंगे तो ये आपका डक बनेगा, रोक बनेगी। तो आपको चाहिए कि ये और ये 3 पॉइंट आप मिला के घोड़े को उठाएं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अगली बात कि ग्राउंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। और एक बात, ये जहाँ पे आपका किला लगा है तो ये यहाँ 11 फुट पे तकरीबन 2 क्रम के फासले पे आगे लकीर लगी होती है, क्वालिफिकेशन लाइन। यानी यहाँ से किला उखाड़ के अगर आपने लाइन से पार कर लिया तो पूरे नंबर, लाइन से पीछे रह गया तो आधे नंबर, 2 नंबर। तो ये फासला 11 फुट होता है। ये किलों के दरमियान का फासला ये भी कम से कम 11 फुट होना चाहिए। 2 क्रम, एक क्रम में 5.5 यानी 5.5 फुट होते हैं एक क्रम में। ये क्रम हमारा एक देसी नाप है, जमीन का नाप है। क्रम में तकरीबन 5.5 फुट होते हैं। तो ये लोग क्रम के जरिए रकबा नापते थे। तो ये फासला भी 11 फुट होना चाहिए, ये फासला भी 11 फुट होना चाहिए।
अब ग्राउंड के हिस्से कितने हैं, ग्राउंड की टोटल लंबाई कितनी होनी चाहिए? ग्राउंड की कम से कम लंबाई 100 करम यानी 550 फुट, और ज्यादा से ज्यादा 120 करम, उसके तकरीबन बनते हैं 660 फुट लंबाई। इसके 4 हिस्से हैं ग्राउंड के, 3 हिस्से किले से पहले और चौथा जो हिस्सा है वो किले से आगे, जहाँ पे आपने रोकना है, जिसे डक वगैरह भी कहते हैं हम। तो ये इसकी मैं तरतीब आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह 4 हिस्से हैं ग्राउंड के। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका किला, इससे आगे ये लाइन पॉइंट बनाया था लाइन सीधी करने के लिए। तो 3 हिस्से किले तक हैं, ग्राउंड के 3 हिस्से किले तक हैं, और चौथा हिस्सा जो है वो आगे है रोकने के लिए, जहाँ पे आपने घोड़े को रोकना है। तो इसको आप, ये लेंथ जो होती है सिरे से लेकर किले तक, ये 60 करम से लेकर 70 करम तक आजकल चल रही है। 330 फुट बनते हैं या 385, ये इतना फासला होता है। तो ये 330 आप करें तो इनको अगर 3 हिस्सों में तकसीम करें तो 110 फुट का एक हिस्सा बनता है। यानी यहाँ से आपने घोड़ा उठाया, ये 110 फुट, ये 110 फुट और ये 110 फुट, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। ये आपकी एबिलिटी पे है कि आपको कितना अवेल है, ग्राउंड कितना आपके पास है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ग्राउंड छोटे हैं, उनकी लंबाई कम है, तो उसके मुताबिक इसको अरेंज किया जाता है। तो ये 3 हिस्से हैं, यहाँ से यहाँ तक पहला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, और ये आगे चौथा आखिरी हिस्सा है जहाँ पे आपने घोड़े को रोकना है। जो पहला हिस्सा है, यहाँ से आपने घोड़े को उठाना है, यहाँ तक पहले हिस्से में जो आपका काम है, आपने घोड़े को सीधा लाइन पे लगाना है कि आपकी लाइनिंग बिल्कुल ठीक हो। जब आपकी लाइनिंग ठीक हो जाएगी, तीसरा हिस्सा ग्राउंड का गुजर जाएगा, उससे अगला जो हिस्सा है उसमें आपने अपना स्टाइल वगैरह, अगर आप कोई बनाना चाहते हैं तो अपना स्टाइल वगैरह, वो दूसरा हिस्सा स्टाइल के लिए है। जो तीसरा हिस्सा है वो, यानी तीसरे हिस्से में आपकी पूरी तवज्जो उस निशानेबाजी की तरफ होनी चाहिए, किले की तरफ होनी चाहिए, और आपको कोई किसी किस्म का ख्याल काम ना हो, सिर्फ किले का ध्यान हो। ये 3 हिस्से हो गए, 1 2 3। पहला हिस्सा लाइनिंग का, दूसरा स्टाइल का, और तीसरा निशानेबाजी का। आगे है चौथा हिस्सा, वो आपने घोड़ा रोकना है। चाहे आप दौड़ा रहे हैं और 60 करम का आपका ग्राउंड है, चाहे आप 90 करम पे रोक लें, 100 पे रोक लें, या 120 पे रोक लें, लेकिन घोड़े को सीधा रोकना चाहिए। जहां से आप जिस जाविये में घोड़े को उठाया है, जिस लाइन पे रुके भी उसी लाइन पे बिल्कुल सीधा रुके, घोड़ा मुड़ के ना रुके। बाज़ औक़ात घोड़ा दौड़ रहा होता है सिरे पे, जब एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं घोड़ा नहीं रुकता तो लोग मोड़ लेते हैं घोड़े को, तकरीबन अंदर वाली साइड पे मोड़ते हैं। तो यही आदत घोड़े को पड़ जाती है, थोड़ा थोड़ा पीछे आते आते किले से भी पीछे घोड़ा किला छोड़ना शुरू कर देता है, किले से पहले घूम जाता है, उड़ जाता है। तो ये थे 4 हिस्से ग्राउंड के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये था इसका लाइनिंग का असूल, के लाइन कैसे होनी चाहिए, घोड़े को स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, किले तक आने का क्या तरीका है, यानी कैसे आपकी लाइनिंग होनी चाहिए। यानी 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट, बीच वाला, दरमियान वाला किला, और आखिरी ये तीसरा पॉइंट। यानी चाहिए तो ये कि आप जब यहाँ खड़े हो तो ये आपके सामने तीसरा पॉइंट आपका छुप जाए, नजर ना आए। तो ये है आपकी लाइनिंग, ये ग्राउंड की लंबाई, उसके हिस्से, किले का साइज, उसके अपना बीच का फासला, उसकी लाइनिंग का फासला। तो ये था आज का हमारा विलाग, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले विलाग में वो पुराना सिलसिला जो चल रहा है सवारी का, वो आज अगले इंशाल्लाह विलाग में बताएंगे। तो ये आज का हमारा मौजू था कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, इसका भी राइडर को, खिलाड़ी को, सवार को पता होना चाहिए कि उसका ग्राउंड कितना होना चाहिए, उसका किले का
नाप कौन सा है, लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो ये हमारी आज की गुजारिशात थी। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। मज़ीद हमारी अगर कोई इसमें आपको इससे बेहतर तजवीज़ या कोई बेहतर अगर चीज़ आपको नज़र आए तो कमेंट्स में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। हमारे पास जो इल्म है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप कंजूसी ना करें। अगर कोई इसका मुतबादिल आपके पास इससे कोई अच्छा इसका मुतबादिल है, अच्छा तरीका है आपके तजर्बे में, आसान तरीका है, तो प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में वही साबका बात होगी, सवारी और घोड़े को चलाने का तरीका, सिखाने का तरीका। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।